हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एज लर्निंग। आज डिस्कशन के लिए हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 6 रहेगा। चैप्टर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हाउ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। कैसे जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है वो एग्जिस्टेंस में आया। उन्होंने क्या क्या रास्ते बताए, क्या क्या तरीके बताए कि कैसे हम अपने जीवन को संवार के एक अच्छी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 में कि कैसे महाजनपद बने। जो जनपद होते हैं, जो एक जनपद जिला, जो एक डिस्ट्रिक्ट होता है, वो कैसे महाजनपद बना। किस तरीके से हमारे जो 16 मोस्ट पावरफुल महाजनपद थे वो कैसे आए, और उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बने, जिसमें से एक मगध साम्राज्य भी था, जो हमारी मगध डायनेस्टी है वो भी थी, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो आज हम ये सब कुछ चैप्टर 6 में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जनपद का मतलब जान लेते हैं कि जनपद होता क्या है। देखिए, कुछ तहसील जो होती हैं उनको मिला के हमारी जनपद बनती है, और जनपद को मिलके क्या बनता है, प्रदेश बनता है या राज्य बनता है। जैसे आप किसी भी राज्य की, किसी भी स्टेट की बात कर लें तो उस स्टेट में बहुत सारे छोटे छोटे जनपद होते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट में भी क्या होती हैं, कई कई तहसीलें होती हैं। तो इस तरीके से जनपद बनता है। ये जो जन शब्द है, जनपद में जो ये जन शब्द है, ये वैदिक काल के टाइम का शब्द है। उस समय जो जन था वो एक राजनीतिक इकाई थी। क्या थी? एक राजनीतिक इकाई थी। वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि ये एक राजनीतिक इकाई होती थी, जिसमें पहले कुछ मानी एक ग्रुप होता था, ग्रुप से फिर गोत्र बनते थे, और गोत्र को मिला के भी जन बनते थे। तो ये जो जन है ये एक बहुत बड़ा ग्रुप होता था लोगों का, तो इसी से ही बनते हैं जनपद, यानी कि बहुत सारे ग्रुप के लोग जहाँ पर रहते हैं, या जो तहसीलों से मिलकर जनपद बना है। अब इन जनपद के बाद भी अगर हम बात करें महाजनपदों की, तो वो कैसे बने। तो लगभग 600 ईसा पूर्व में जो महाजनपद हैं उनका विकास हुआ। यानी महाजनपद कब बने? 600 ईसा पूर्व में बने। इस समय जो वैदिक काल के जन थे उनका स्वरूप बदल गया था, और ये जनपद से महाजनपद बन गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनपद से अब क्या बन गए थे, महाजनपद। यानी जनपद का भी जब बहुत सारे जनपदों को हम मिला देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, महाजनपद बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? महाजनपद बन जाएंगे। अब बात आती है कि महाजनपद बन तो गए, लेकिन ये बने क्यों, इनका क्या कारण था और ये कैसे बने। तो उस समय क्या होता था, 600 ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं। उस समय होता था कि जो छोटे छोटे जो राज्य थे, या आप जिन्हें जनपद कह सकते हैं, उन सबको एक दूसरे से आगे बढ़ने की क्या था, कंपटीशन रहता था उनमें, कि किसी भी तरीके से बस हम आगे बढ़ जाएं। हमारा जो छोटा सा राज्य है उसका जितना भी एरिया है उसको हम एक्सपेंड कर लें, हम अपने राज्य का विस्तार कर लें किसी भी तरह। उसी के ही कारण से आपने देखा होगा, ये जो आजकल जो सीरियल आते हैं उनमें भी दिखाया जाता है कि बहुत सारे ये लोग योजना बनाते थे। जैसे ये दोस्ती कर लेते थे कि एक छोटा राज्य है कोई और एक दूसरा राज्य है। मान लीजिए एक राज्य ए है, एक राज्य बी है, ये आपस में दोस्ती कर लेते थे। और मानिए ये थोड़ा सा ज़्यादा चतुर है तो इससे दोस्ती करके ये इसके सारे भेद ले लेता था, और फिर ये क्या करता था, इस पर, इसके पूरे राज्य पर कब्जा कर लेता था। तो इस तरीके की नीतियाँ राजा उस समय बनाने लगे थे। बस वो अपने एरिया का विस्तार करना चाहते थे, वो अपने एरिया को ज़्यादा करना चाहते थे। या फिर शादी का रिश्ता भी होता था। क्या करते थे, एक राजा रिश्तेदारी बना लेते थे, रिलेशन बना लेते कि अपनी बेटी की शादी कर दी, या फिर किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी कर दी, और फिर वो उनके सारे भेद जान लेते थे, क्या उनकी रणनीति है, क्या कैसे, सब कुछ जान लेते थे, और फिर उन पर आक्रमण करके वो उनका जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लेते थे। तो इस तरीके से ये महाजनपद बने थे। जो भी छोटे छोटे जनपद थे उन्होंने अपने राज्यों का विस्तार किया, और ये क्या बन गए, महाजनपद बन गए थे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये देख लेते हैं हम कि ये कैसे बने थे। कुछ जनों ने विकास किया, फलस्वरूप महाजनपद बन गए। यानी कि कुछ जो जनपद थे उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया। वो डेवलपमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये जो मैंने बताया कि शादी के रिश्ते बना लेना दूसरे राजा से, या फिर मित्रता कर लेना, या फिर कोई संधि कर लेना, तो इस तरीके से उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया, और उन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया, और वो महाजनपद बन गए। कुछ ऐसे जनपद भी थे जिनका एरिया ऑलरेडी बहुत बड़ा था। कैसा एरिया था? जिनका एरिया बहुत बड़ा था।
तो वो क्या बन गए, ऑलरेडी वो तो पावरफुल थे, उन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ किया, थोड़ी सी रणनीति बनाई, कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग की और वो भी महाजनपद बन गए थे। टोटल में हमारे कितने जनपद थे, हमारे 16 महाजनपद थे। फाइनली जब हमारे बने थे महाजनपद तो वो कितने बने थे, 16 महाजनपद बने थे, जिसमें से जो 14 थे उनमें तो राजतंत्र था और 2 में गणतंत्र था। राजतंत्र का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं, जहाँ पर सारी पावर किसके हाथ में होती है, किंग के हाथ में होती है। और किंग कैसे चुना जाता है, ऐसा नहीं है कि किंग की कोई वोटिंग होती है, राजा के लिए कोई वोटिंग होती है, नहीं, वो वंशानुगत होता था कि अगर कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसका बेटा हुआ बी, तो यही राजा बनेगा, चाहे ये राजा बनने लायक ना हो, इसमें लीडरशिप क्वालिटी ना हो, कोई भी क्वालिटी इसमें ऐसी ना हो जो राजा के लिए चाहिए होती है, चाहे इसमें है या नहीं है, लेकिन राजा कौन बनेगा, बी ही बनेगा। तो ये होता था राजतंत्र, जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता था। दूसरा होता है गणतंत्र। दूसरा कौन सा होता है, गणतंत्र। इसमें क्या होता है कि जब वोटिंग का अधिकार होता है, यानी जब वोटिंग की जाती है, जैसे कि आज भी आप देखते हैं जिसको आप डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो 2 महाजनपद ऐसे थे जिनमें डेमोक्रेसी थी। लेकिन आज की डेमोक्रेसी और तब की डेमोक्रेसी में फ़र्क है। आज क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को, जो इस देश का व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार है, वो अपने नेता को चुन सकता है, अपना प्रतिनिधित्व वहाँ पर दे सकता है। लेकिन उस समय क्या होता था, जो मैंने आपको बताया था जनों के बारे में, ये जो जन होते थे, स्पेशल जो ये लोग होते थे, केवल इन्हीं को ये अधिकार था कि ये राजा के लिए वोटिंग करें, यानी कि इन्हीं की वोटिंग से ही राजा चुना जाता था। जो नॉर्मल लोग होते थे, सामान्य लोग, उनको वोटिंग नहीं करने दिया जाता था। तो ये बात हो गई राजतंत्र और गणतंत्र की। 16 पूरे हमारे महाजनपद बने, जिसमें से 14 में था राजतंत्र और 2 में क्या था, गणतंत्र था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे गणराज्य भी थे, यानी कुछ ऐसी आप मानिए यूनियन टेरिटरीज भी थीं जिनमें गणतंत्र था, मतलब जिनमें डेमोक्रेसी थी। लिच्छवी का हो गया, एक मल्ल हो गया, ये कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज भी थी जिनमें भी डेमोक्रेसी ही थी। अब हमने बात कर ली कि कितने महाजनपद थे, ये कैसे बने। अब बात कर लेते हैं, जब ये 16 महाजनपद बन गए तो इनमें से 16 में से कौन से महाजनपद ऐसे थे जो मोस्ट पावरफुल थे, यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद फाइनली कौन से बने। तो ये बात कर लेते हैं। तो इसमें 4 थे। सबसे पहला था, आप जानते ही होंगे, मगध, सब जानते हैं, मुंगेर। दूसरा था कौशल, जो आज फैजाबाद है, जिसे हम फैजाबाद के नाम से जानते हैं। वत्स, यानी कि जो प्रयागराज है आज के टाइम में। अवंती, जो मालवा है। तो ये 4 हमारे ऐसे महाजनपद थे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, मोस्ट पावरफुल महाजनपद थे ये। अब बात कर लेते हैं कि जब ये महाजनपद बन गए तो जो राजा होता था इनका, अब राजा है तो राजा तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा ही भाई, इतना बड़ा क्षेत्र है, कई सारे राज्यों को हरा के जब कोई एक महाजनपद बना है तो राजा जो होगा वो विशिष्ट तो बन ही जाएगा। वैसे तो राजा स्पेशल होता ही है, लेकिन अब राजा और भी ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि अब उस पर केवल एक राज्य नहीं था, पता नहीं कितने सारे राज्य थे जिनका अधिकार क्षेत्र उस पर था, या जिनका सर्वे सर्वा वो था, वो ही सब कुछ था। तो अब राजा क्या था, और भी ज़्यादा विशिष्ट हो गए थे। राजा का कार्य क्या था, अब पहले हम देख लेते हैं कि राजा का कार्य क्या था, उसके बाद देखेंगे कि राजा की आय क्या थी। सबसे पहले देखते हैं राजा का कार्य क्या था। तो एक अति विशिष्ट व्यक्ति था, पहले तो स्पेशल था बट अब वो ज़्यादा स्पेशल हो गया था, और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया था। समाज की रक्षा करना उसका काम था। भाई राजा है, जैसे आज है, जनता किस पर डिपेंड करती है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या जो हमारा पूरा शासन है, जो हमारी सरकार है, उस पर ही तो डिपेंड करती है। भाई आज हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए जुडिशरी है, लॉ है हमारे पास, हम वहाँ जाकर शिकायत कर सकते हैं, वो हमारी रक्षा करेगा। हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो कौन रक्षा करता है, वो शासन ही तो हमारी रक्षा करता है। तो उसी तरीके से जब राजा सर्वे सर्वा हुआ तो उसका काम था कि वो अपने समाज की, अपने प्रजा की रक्षा करे, समाज कल्याण करे। समाज कल्याण की भावना भी राजा में होनी चाहिए, ये भी तो लीडरशिप की एक अच्छी क्वालिटी है कि उसमें समाज कल्याण की भावना होनी चाहिए, वो सबके लिए सोचे। तो समाज कल्याण करता था, न्याय करता था।
अब सब चीज़ के लिए अलग अलग बना दिए गए हैं सिस्टम। हमारी जुडिशरी अलग है और जो कार्यपालिका है हमारी वो अलग है। लेकिन उस समय क्या होता था, राजा ही सारे काम करता था। मंत्री तो होते थे उसके पास, लेकिन न्याय फाइनली कौन करता था, राजा ही करता था। तो न्याय करने का काम भी राजा का ही होता था। प्रजा की रक्षा करना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, प्रजा की रक्षा करना तो उसका है ही। जब पूरा क्षेत्र ही उसका है तो प्रजा की रक्षा भी वही करेगा। शांति व्यवस्था भी बनाएगा, वो शांति रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, ये भी राजा का कार्य होता था। अब बात कर लेते हैं कि राजा की आय क्या होती थी। अब राजा का इनकम सोर्स क्या था। अब बात करते हैं कि इनकम सोर्स क्या था, इनकम कैसे होती थी। तो फर्स्ट तो प्रजा से कर के द्वारा होती थी। जो प्रजा होती थी, जैसे कि आज हम भी प्रजा ही हैं एक तरीके से, और हम भी टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली दे रहे हों चाहे वो डायरेक्टली दे रहे हों, पर टैक्स तो हम दे रहे हैं, उससे हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनकम कर रही है। तो उसी तरीके से उस समय भी प्रजा से जो कर आता था उसके द्वारा राजा की इनकम होती थी। पहला पॉइंट हमने देख लिया। दूसरी चीज़ व्यापार द्वारा, बिजनेस के द्वारा। उस समय जो ईरान है या सेंट्रल एशिया या ईस्ट एशिया जो है हमारा, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, वहाँ से व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। उस समय वहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता था। तो वहाँ से भी उनको आय प्राप्त होती थी, इनकम होती थी। वहाँ से भी बिजनेस होगा तो इनकम भी होगी राजा की। और भाई जो भी बिजनेस हो रहा है वो फाइनली है किसकी इनकम है, तो राजा की ही इनकम। जब राजा ही सब कुछ है, वहाँ पे सुपीरियर कौन है, राजा है, तो उसकी इनकम वहाँ से होती थी। इसमें एक नोट देख लेते हैं, एक नोट भी दिया हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो आज ये जो बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन बनते हैं या कोई भी जो एक कमेटी बनती है, जैसे लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये जो आज का सिस्टम है ये उस समय से ही बन गया था। उस समय व्यापार के लिए क्या बनने लगे थे, ऑर्गेनाइजेशंस, कमिटीज़ बनने लगी थी कि अगर व्यापार में हमारे साथ कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारा एक संगठन है, एक हमारा समूह है, तो हम लड़ सकते हैं किसी भी अन्याय के खिलाफ। तो इसी तरीके से उस समय से ही ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत हो गई थी। तो हमने देख लिया कि राजा के कार्य क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया राजा की आय क्या थी। अब हम बात कर लेते हैं शहरों का विकास। अब उस समय क्या था कि जो कुशल शिल्प थे, शिल्पकार जो थे, वो एक जगह कहीं रहते थे। तो वहाँ से जैसे मानिए एक गांव में कुछ लोग हैं जो अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं, कोई भी काम ऐसा शिल्प कला का अच्छा करते हैं। फिर दूसरे गांव में भी कुछ लोग हैं, वो सब एक साथ इकट्ठे हो गए, किसी भी जगह पर एक साथ वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद उन्होंने क्या किया कि वो एक साथ काम करने लगे और ऐसी जगह पर इकट्ठे हुए जहाँ पर कच्चा माल उन्हें आसानी से मिल जाए। इससे क्या होता था कि जब कच्चा माल मिल जाता था तो वो अपना काम अच्छे से कर पाते थे और एक दूसरे से जो कौशल हैं, जो स्किल्स हैं, वो भी ट्रांसफ़र होती थी। तो वो एक जगह आकर बसने लगे और एक जगह जब वो आकर बसे तो वहाँ पर शहर बन गए। क्या बन गए, शहर बन गए। भाई कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं हम, मान लीजिए एक कोई ऐसी जगह है जहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है शहर तो बन ही जाएगा। भाई वहाँ से व्यापार भी होगा, वहाँ लोग खरीदने के लिए भी आएंगे, भारी मात्रा में लोगों की भीड़ भी आएगी, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, शहर बन जाता है। ये शहरों का जो विकास हुआ था ये ज़्यादातर कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास। आप देखेंगे कि जो किसी भी स्टेट की या कंट्री की जो कैपिटल होती है वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं वेल डेवलप्ड एरिया होता है उस कंट्री का या उस स्टेट का। जैसे आज है हमारी ही जो कंट्री है उसकी जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वो वेल डेवलप्ड है। आप देखते हैं कि वहाँ पर कितना ज़्यादा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी, वहाँ पे कितना ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो उसी तरीके से जो राजधानियाँ और जो व्यापारिक केंद्र थे, जो बिजनेस स्पोर्ट्स थे, वहीं पर शहर बने थे। वहाँ पर शहर किस लिए बने थे, क्योंकि कच्चा माल मिल जाता था उन्हें आसानी से। तो इसलिए शहर कहाँ पर बने थे, जो शिल्पकार वगैरह इकट्ठे हुए थे, कहाँ पर हुए थे, जहाँ पर कैपिटल्स थी किसी भी स्टेट की या फिर जहाँ पर बिजनेस का अच्छा केंद्र था, सेंटर था। अच्छा, जब ये शिल्पकार इकट्ठे होने लगे, जब ये कार्य होने लगा, सब काम करने लगे, तो यहाँ पर जो एक बेटा था वो अपने पिता से कार्य सीखता था और वो करता था। अब यहाँ पर ये जो वर्ण व्यवस्था थी, जो मैंने इससे पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाई थी कि स्ट्रॉन्ग होने लगी थी, क्योंकि बहुत सारे दिखावे आडंबर आ गए थे, उससे वर्ण व्यवस्था स्ट्रॉन्ग होने लगी थी। अब यहाँ पर वर्ण से भी आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्ग बन गए थे। इन शिल्पकारों के भी वर्ग बन गए थे। ये जो शिल्पकार थे इनके भी क्या बन गए थे, वर्ग बन गए थे। अब
ये वर्गों में बट गए थे कि भाई तुम ये काम करते हो तो तुम इस वर्ग के हो, तुम कोई और काम करते हो तो तुम, जैसे 4 कोई व्यक्ति हैं वो किसी एक काम को करते हैं तो वो एक वर्ग के हो गए, दूसरे 4 व्यक्ति किसी और काम को करते हैं तो वो दूसरे वर्ग के हो गए। वर्ण व्यवस्था थी ही थी, वर्ग बनने से ये और भी कठोर अब हो गई थी। तो ये हमने पढ़ लिया शहरों का विकास कैसे हुआ, शिल्पकार कैसे कहाँ बसे, कैसे कैसे वर्ग बने, ये हमने पढ़ लिया है। अब बात कर लेते हैं ये जो हम पढ़ रहे हैं साम्राज्य, मगध साम्राज्य, ये साम्राज्य, वो साम्राज्य। तो साम्राज्य का अर्थ क्या होता है? तो साम्राज्य का अर्थ होता है कि जब भी कोई राजा अपने सीमा का अत्यधिक विस्तार कर ले, मतलब जो उसकी बाउंड्री है उसका जब मैक्सिमम एक्सपेंशन हो जाए, कोई भी व्यक्ति अपना जो क्षेत्र, जो उसका एरिया है उसको वो मैक्सिमम फैला ले, चाहे वो युद्ध से फैलाए, छल से, कपट से, कैसे भी। उस समय ये नहीं होता था कि आप एक सही तरीका ही अपना रहे हैं, कैसे भी उसने बस अपना एरिया एक्सपेंड कर लिया तो वो क्या कहलाता है? साम्राज्य। जब अत्यधिक बिल्कुल लिमिट तक वो उसको एक्सपेंड कर ले तो वो क्या कहलाता था? साम्राज्य कहलाता था। तो ये बात हो गई हमारी साम्राज्य की डेफिनेशन जो दी हुई है एनसीईआरटी में। अब बात कर लेते हैं मगध किंगडम की। जो मगध साम्राज्य था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य बन के उभरा था। इसमें 3 राजवंश थे। पहला था हर्यक वंश जो 542 से 492 ईसा पूर्व तक रहा था। उसके बाद था शिशुनाग वंश जो 492 से 344 ईसा पूर्व तक रहा था। फिर था नंद वंश यानी 344 से जो 323 ईसा पूर्व तक रहा था। जो नंद वंश था उसका अंतिम शासक कौन है, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है ये। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घन नंद। अब घन नंद इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया है ये? भाई शासक तो और भी थे, 3 वंश हुए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, लेकिन इसमें एक राजा का नाम इम्पोर्टेंट बन जाता है जो है घन नंद। ये इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि इसी के ही टाइम में सिकंदर भारत आया था। वही सिकंदर जो पूरी दुनिया को जीतने का इरादा लेके कहाँ से चल दिया था? मैसेडोनिया से जो एक राजा पूरी दुनिया को जीतने का इरादा लेकर चल दिया था, वो किसके टाइम पीरियड में भारत आया था? घन नंद के। इसलिए घन नंद इम्पोर्टेंट है। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घन नंद था। मगध किंगडम के पास बहुत बड़ी सेना थी, हाथी, घोड़े, रथ, मतलब अस्त्र शस्त्र ये सब थे। क्यों थे? क्योंकि वैसे ही ये इतना बड़ा था। भाई कोई बड़ा राज्य होगा तो उसके पास सेना भी तो उतनी बड़ी होगी। तो ये बात हुई मगध साम्राज्य की, जो कैसा था? जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था। ये जितने भी महाजनपद थे इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा था? मगध किंगडम। अब बात कर लेते हैं सिकंदर के आक्रमण की। जो नंद वंश के अंतिम शासक, जो किंग थे घन नंद, उनके टाइम में भारत आए थे। तो यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में, कहाँ से? यूनान देश से मैसेडोनिया नाम का एक राज्य था। जिस तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मगध की, ये सब राज्यों की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से यूनान में मैसेडोनिया नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा था सिकंदर। उसकी बहुत बड़ी सेना थी। अपनी आर्मी को लेकर वो दुनिया को जीतना है उसे, वो इस इरादे से वहाँ से निकल गया था। उसने बहुत सारे राज्यों को हराया, छोटे मोटे राज्य हराता रहा, अपनी सेना तो थी उसकी इतनी विशाल, उनको हराता रहा, अपने कब्जे में करता रहा। और ऐसा करते करते वो कहाँ पहुँच गया? वो सिंधु नदी के किनारे पहुँचा। कहाँ पहुँच गया? सिंधु नदी के किनारे पहुँच गया। अब जब वो सिंधु नदी के किनारे पहुँचा तो वहाँ पर एक राजा था पुरुया पोरस। अब वो भी बहुत शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसको इसने हरा दिया था। इसमें विवाद है, कहीं कहते हैं कि हरा दिया था, कहीं कहते हैं कि राजा पोरस जो थे और जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उनके बीच संधि हुई थी। लेकिन इसमें थोड़ा विवाद है, लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि इसको उन्होंने हरा दिया था। अब सेना लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। सिकंदर की जो सेना थी लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो अब उसे जो नेक्स्ट जाना था वो जाना था घन नंद के पास, जिसके बारे में अभी हमने बात की। जो नंद वंश के अंतिम शासक थे उनके पास जाना था, उनको हराना था। तो अब क्या हुआ कि उनकी सेना इतनी ज़्यादा थक चुकी थी। और दूसरी चीज़, इसमें 2-3 कारण थे कि वो क्यों नहीं गए, घन नंद से लड़ने के लिए क्यों नहीं गए। एक तो ये कारण था कि सिंधु नदी के किनारे वो आ गए थे। अब उनकी सेना को ये दिख रहा था कि पूरी सिंधु नदी को हमें पार करना पड़ेगा,
तभी तो हम आक्रमण कर पाएंगे। तो पहले तो उनकी हिम्मत ये देखकर टूट गई कि इतनी बड़ी नदी को कैसे पार करेंगे, क्योंकि वो तो मतलब पूरे विश्व को जीतने के इरादे से आया था, वो तो हराता हुआ जा रहा था। अब सेना थकी हारी बहुत ज़्यादा, ना खाने को मिले ना पीने को मिले, इस तरीके से चलता रहा, तो उनकी सेना का बिल्कुल मनोबल टूट गया था। तो सिंधु नदी को पार करना है, पहले तो वो यही देख के डर गई उनकी सेना। दूसरी चीज़ क्या थी, जब उन्होंने सुना कि जो मगध है, मगध इतना बड़ा साम्राज्य है, उसके पास इतनी बड़ी सेना है, इतने बड़े अमाउंट में घोड़े हाथी हैं उनके पास, तो ये सुन के उनका मनोबल और ज़्यादा टूट गया। तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो यहाँ पर आक्रमण कर पाएँ, तो वो वहाँ से लौट गए। वहाँ से क्या क्या किया उसने, अलेक्जेंडर ने, वो लौट गया था, उसने फिर आक्रमण नहीं किया था। तो घन्नन की विशाल सेना के बारे में सुनकर वो वहाँ से लौट गया था। तो ये बात कर ली हमने अलेक्जेंडर की, वो कैसे कैसे आया, क्यों आया था। वो विश्व को जीतने के इरादे से आया था, उसने बहुत सारे राजाओं को हराया था, लेकिन घन्नन पे इसलिए उसने आक्रमण नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ी विशाल सेना थी मगध की, और दूसरा उन्हें सिंधु नदी को पार भी करना पड़ता अगर वो आक्रमण करते। तो ये पढ़ लिया हमने अलेक्जेंडर को। अब पढ़ते हैं कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट आए, हालांकि उन्होंने आक्रमण नहीं किया, घनानंद पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी जब वो आए तो कुछ तो प्रभाव अपना छोड़ के गए होंगे। वो भी क्योंकि अलेक्जेंडर दी ग्रेट हैं, वो भी तो महान हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा ही होगा भारत पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राजनीतिक क्षेत्र, जो पॉलिटिकल एरिया था, उससे ज़्यादा सांस्कृतिक क्षेत्र पर यहाँ पर प्रभाव पड़ा। यानी जो हमारी कल्चरल, जो हमारा एक एस्पेक्ट है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। कैसे? तिथि निर्धारण में सहायता मिली, भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिली। कैसे सहायता मिली? देखिए, जो उनका इतिहास है वो तो लिखा गया है, उनके इतिहास में सब कुछ लिखा गया है कि अलेक्जेंडर ने कब इंडिया पर, घननंद पर आक्रमण करने के लिए आया था वो। तो जैसे मानिए 326 ईसा पूर्व वो आया था, तो उनके इतिहास में ये सब कुछ लिख रहा है, तो हम उनके इतिहास से रिलेट करके ये पता लगा सकते हैं कि जो घननंद है वो किस समय का राजा था। ऑब्वियस सी बात है, हम पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी हिस्ट्री है उसमें जो डेट फिक्सिंग है, जो तिथि निर्धारण है, उसमें हमें हेल्प मिली उसके आने से, क्योंकि उनका पूरा रिकॉर्ड है, उनका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। अब उनके अकॉर्डिंग हम अपना इतिहास भी तिथि निर्धारण हम कर सकते हैं। व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़े। सीधी सी बात है, कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति है, इतना महान है, वो हमारे यहाँ आया है, तो जो व्यापारिक द्वार हैं, जो हमारे बिजनेस आप कह सकते हैं, वो खुल जाएंगे, बिजनेस एस्पेक्ट खुल जाएंगे, सांस्कृतिक संपर्क भी बढ़ेंगे। भाई कुछ संस्कृति की छाप वो यहाँ पर छोड़ के भी जाएगा। जैसे कि जो भारतीय सिक्के हैं, जो इंडियन कॉइन्स हैं, उन पर जो उस समय के सिक्के हुए, अगर आप पढ़ेंगे तो उस पर जो यूनान है ना, वहाँ के जो सिक्के हैं, जिस तरीके से यूनान में सिक्के बनते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा बनने लगे थे, यानी थोड़ा सा इफेक्ट होने लगा था। शिल्पकला जो है, जिसे हम क्राफ्ट कहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, और एस्ट्रोलॉजी, यानी जो क्या होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी को क्या बोलते हैं, जैसे जो भविष्य बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, तो इन चीज़ों पर भी फ़र्क पड़ा। जो क्राफ्ट है, वहाँ की जो क्राफ्ट है उससे प्रभावित हुई इंडियन क्राफ्ट, एस्ट्रोलॉजी वहाँ से आई, वहाँ का ये व्यू था, तो उससे हमारे देश में भी एस्ट्रोलॉजी होने लगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कल्चर है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा सिकंदर के आक्रमण से। बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बहुत हद तक ये प्रभाव पड़ा। ये भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि डेट फिक्सिंग इसमें हमारी इतिहास की हो रही है। कैसे कैसे इंडियन कॉइन्स पर वो प्रभाव देखा जा सकता है, या आर्ट एंड क्राफ्ट कैसे प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव था। आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर में हमने सिकंदर के बारे में पढ़ा, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा, किस तरीके से महाजनपद बने, 16 महाजनपद में कौन से ऐसे महाजनपद थे जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, इन सब के बारे में पढ़ा है। ये पूरा जो चैप्टर है उसका ये पूरा आप कह सकते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन है एक, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। अब सारे ही चैप्टर हम इसी तरीके से चैप्टर वाइज कर रहे हैं। अगर इससे पिछले चैप्टर या उससे पिछले चैप्टर को आपको पढ़ना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ आया हो कि किस तरीके से क्या हिस्ट्री में हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें जिनको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।